विजय श्रीधर जी, जिनसे आज हम जानेंगे पत्रकारिता के वो गुण जो यंगस्टर्स जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर आपका। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर, मुझे बहुत खुशी की बात है ये कि आपको पद्मश्री मिला है, क्योंकि एक देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए गौरव का अवसर है। और रिसेंटली आपको अर्जुन सिंह अलंकरण समारोह से भी चुना गया है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका एक स्ट्रगल क्या रहा है? देखिए, स्ट्रगल क्या रहा, जब पढ़ाई लिखाई पूरी होती है तो उसके बाद हर एक को एक जॉब की जरूरत होती है। बिल्कुल सर। आजीविका के लिए हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आए हैं। जी जी। तो नौकरी हमारी जरूरत थी। और पढ़ने के लिए भी हमको नौकरी करना पड़ी थी। तो पहले दिन में पढ़ते थे, फिर नाइट कॉलेज में रात में अपनी पढ़ाई। जब पढ़ाई पूरी हो गई तब तक ये समझ में आ गया था कि जो बनी बनाई लीक पर जो नौकरियां होती हैं वो मेरे लिए ठीक नहीं है। जी। और जैसे ही अवसर मिला तो मैंने पत्रकारिता ग्रहण की। उस वक्त कोई विशेष डिग्री होती थी कि आजकल तो बहुत सारे नहीं, उस समय कोई नहीं। देखिए, आजकल की जो डिग्रियां हैं, भोपाल में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और बड़ी एशिया की पहली पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता का एक पाठ्यक्रम होता है, बहुत सारे महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इससे एक ककेहरा, इसके अल्फाबेट, प्राथमिक जानकारियां, सैद्धांतिक जानकारियां ये मिल जाती बच्चों को। लेकिन यदि पत्रकारिता करना है तो उन बच्चों को अपने भीतर ये उमंग उनके भीतर उठना चाहिए। और वो उमंग किस बात की हो कि हमें कुछ लीक से हटकर काम करना है। जी। और लीक से हटकर काम करने का मतलब होता है पत्रकारिता के वो सिद्धांत होता है, जो उसका उद्देश्य है वो ये है कि हमें लोगों को सूचित करना है, उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें प्रेरित करना है। जी। और जब ये काम आप करेंगे तो आप वैसे जो दूसरे व्यवसाय होते हैं, दूसरे प्रोफेशन होते हैं, वैसा प्रोफेशन पत्रकारिता का नहीं है। इसके लिए अपने भीतर एक पूरी मानसिक तैयारी होना चाहिए, भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आपकी वर्तनी मतलब लिखने का जो शब्द है उनको शुद्ध प्रयोग करना आना चाहिए, चाहे वो लिख रहे हो या बोल रहे हो, दोनों ही स्तर पर। तीसरी बात ये आना चाहिए, आपका वाक्य विन्यास ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बात को प्रभावी रूप से रख सकें। इसके लिए आपकी मानसिक तैयारी होना चाहिए कि आप कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कह सकें। बिल्कुल सही सर। तो ये जो तैयारियां होती है वहाँ स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई नहीं जा सकती। ये आपके भीतर ये गुण जो है, हुनर है, ये पत्रकारिता एक हुनर है, कौशल है, इसको विकसित करना पड़ता है। और जो लोग इसको विकसित, हर साल सैकड़ों लोग उपाधियां लेके निकलते हैं पत्रकारिता की, कहीं ना कहीं वो काम भी करने लगते हैं, लेकिन नाम कम लोगों का होता है। नाम उनका होता है जो इस हुनर को सिद्ध कर रहे थे, जिनकी अपनी बहुत भीतर से एक उत्कंठा होती है, एक तरह का समर्पण भी होता है, एक तरह का प्रतिबद्धता होती है कि हमें समाज के लिए काम करना है। जी। और वो जो समाज हमारे यहाँ से दूसरे हर चीज पृष्ठभूमि से तय होती है। जी, हमारी विरासत क्या है? जी। हमारी विरासत ये है कि जब भारत में नव जागरण आंदोलन चला, और नव जागरण आंदोलन के 4 अलग अलग आयाम थे। एक आयाम तो ये था कि राजनीतिक आजादी, तो गुलामी से बढ़ के कोई अभिशाप नहीं होता। जी। तो एक तो राजनीतिक आजादी की लड़ाई हो रही थी, दूसरा स्वाधीनता आंदोलन। हमारा समाज अनेक तरह की आडंबर, कुरीतियां, कुप्रथाएं, अंधविश्वास, पाखंड, ठगी, धूर्तता, इन सबसे ग्रस्त था। तो समाज सुधार का भी एक आंदोलन, कोई एक नौजवान का हिस्सा था। तीसरा था कि ये जो स्वदेशी और स्वावलंबन। अच्छा, स्वदेशी और स्वावलंबन, मतलब हमारे यहाँ जो कला कौशल है उसका संरक्षण हो और हम अधिकतम संभव आत्मनिर्भर बने। एक आत्मनिर्भर समाज ही सम्मान से जी सकता है दुनिया के सामने। ये भी उस नौजवान का हिस्सा था। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है स्वदेशी और स्वावलंबन की। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, श्रीधर जी से और आगे की चीजें समझते हैं। और चौथा हिस्सा था शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुला। एक दौर था जब लड़कियों को कहते थे स्कूल नहीं जाने देते थे लोग, तो
जैसे समाज सुधार के लिए राम मोहन राय ने आंदोलन किए, बच्चियों के शिक्षा के लिए, और खासतौर से छोटी उम्र की बच्चियां, उनके बहुत बाल विवाह हो जाते थे। पता लगा किसी बड़ी बीमारी उनके वो तो जिससे शादी हुई और डेथ हो गई, तो बाल विवाह हो गई, जबकि ना लड़की को ना लड़का पता ही नहीं होता था हमारा क्या हो रहा है। वो तो बतासे के लोग में या नए कपड़ों लोग में चक्कर लगा लेते थे, उन्हें पता नहीं था विवाह क्या है। चक्कर से तो 7 फेरे वाली बात हाँ, तो उन्हें उनके लिए 7 फेरे नहीं थे, उनके चक्कर था। अच्छा, और एक चक्कर के पीछे बतासा नहीं था, तो ऐसे उन्हें पता नहीं था शादी क्या होती है। तो कितना बड़ा अत्याचार था उन पर, तो उन्हें बाद में मतलब उनका जीवन समाप्त करके नरक बना दिया। तो उनका नहीं, ऐसी बच्चों की शादी होना चाहिए। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ हर क्षेत्र में हम देखें, तो समाज सुधार के लिए हम राजा राम मोहन राय, विश्वचंद्र विद्यासागर, यदि उनको करते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को माध्यम बनाया और बुराइयों के खिलाफ लड़े, उन्हें बंद कराया। आजादी की लड़ाई की बात करें हम, तो लोकमान्य तिलक, हमारे महात्मा गांधी तो सबसे बड़े नायक हैं हमारे। पत्रकारिता भी देख रहा था, गणेश शेखर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल सर। ऐसे तो ये हो गए। स्वदेशी स्वावलंबन में भी लोग लगे थे। ये जब अंग्रेजी कपड़ों का वस्त्रों का बहिष्कार हुआ कि हम तो ये वो इसलिए था, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम उन्हें आर्थिक रूप से चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कला कौशल, हमारे यहाँ हुनर को, हमारे कुटीर उद्योग की तरह से काम किया। एक जमाना ढाका का मरमर प्रसिद्ध था, और जब आजादी की गुलामी के पहले दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा भारतीय आर्थिक व्यवस्था। तो ये जब चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन सारे आंदोलनों के जो नायक थे, कहीं ना कहीं उन्होंने पत्रकारिता को अपना माध्यम बनाया। या तो उन्होंने अपने समाचार पत्र निकाले, या समाचार पत्र निकाल रहे थे, उनमें लिखा। ये हमारा एक बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के कारण हम पत्रकारिता को भारत में मिशन कहा गया। अच्छा, आपने उसको मिशन का चैलेंज लिया। हाँ, भारतीय पत्रकारिता मिशनरी पत्रकारिता कहा जाता है। तो एक नया वो था। अब यदि हम आज के हिसाब से उसको देखें, तो आज के दौर में पत्रकारिता में वो जो मिशनरी भाव था वो नहीं है। समाज सेवा का भाव थोड़ा सा नहीं बढ़ गया। अब वो प्रोफेशन एक व्यवसाय हो गया है जी। और इसमें भी पहले संपादक की स्वतंत्रता और संपादक की सत्ता, इसका बड़ा महत्व था। स्वतंत्र सत्ता होती थी संपादक की, और संपादक समाज का अगुवा होता था। लोग उसकी तरफ मार्गदर्शन की देखते थे आशावादी आंखों से। आज कोशिश नहीं बची है। आज बाजार बहुत प्रभावी हो गया है जी। बाजार बुरा नहीं होता है। बाजार समाज का हिस्सा पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। ये समाज का अविभाज्य हिस्सा है। लेकिन बाजार सेवक और सहयोगी के रूप में ठीक है। बाजार स्वामी बनेगा तो हर बाजार भी बनाएगा। पत्रकारिता में वो आ गया है, क्योंकि बाजार हावी है। और ये बाजार हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चौथा स्तंभ भी एक तरीके से देश का। बाजार समाज का हिस्सा है, लेकिन सहायक के रूप में जी, सेवक के रूप में, स्वामी के रूप में नहीं। स्वामी के रूप में होगा तो बाजार होगा, क्योंकि वहां पर मुनाफा हो जाएगा। मुनाफा ही सबसे बड़ी शर्त है जी। तो इस कारण से हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हमारे पता नहीं पड़ता। सर, इस माध्यम से अगर चीज कहा जाए कि जो आप बता रहे हैं कि बाजारूवाद पे चीजें पत्रकारिता की चली गई, चौथा स्तंभ हमारा हिल चुका है चीजें, तो सर इस चीज से बचने के लिए पत्रकारों को क्या करना चाहिए और संस्थाओं को कैसे निकले इन चीजों से? सर अब कैसे निकले ये तो समय ही उसका कोई रास्ता, क्योंकि उसका कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जी जी। अपने आप निकलना पड़ेगा। लेकिन सबसे एक बड़ी विकार हमारे यहाँ आया है, वो विकार ये है कि भारत में पत्रकारिता ने सबसे ज्यादा समय, ध्यान और साधन राजनीति पर झोंक दिया है। अच्छा, राजनीति को जितना महत्व दिया जा रहा है, जितना स्थान दिया जा रहा है, उसको जितना खर्च किया जा रहा है, इसके लायक नहीं है। राजनीति भी एक सामान्य विषय तय रहे, लोकतंत्र है, राजनीति है, समाज सब रहेगा, लेकिन राजनीति सब कुछ नहीं है। और इस समय सब कुछ राजनीति से प्रेरित होकर चल रहा है। और अब तो लोग पत्रकारिता में पक्ष बन गए लोग, ये पक्ष है। हाँ बिल्कुल सर। और मेरे ख्याल से राजनीति का पक्ष हटा के हमें जनता के लिए सोचना चाहिए। जो जनता हमें देख रही है, हमें जनता के दुख सुख को सोचना चाहिए।
मीडिया के जो कोड ऑफ एथिक्स है वो शायद कहीं ना कहीं चले गए सर। जैसे हम नैतिकता या कहते थे जिसको सच बोलना, वो तो अब है ही नहीं, इसलिए उसकी से जरूरत है। और खास तौर से पहले प्रिंट मीडिया था जी, उसके बाद हमारे यहाँ रेडियो टेलीविजन आए जी, उसके बाद फिर जो निजी टेलीविजन चैनल आए, जी। वो अब तो सोशल मीडिया है, सोशल हर एक मीडिया, आदमी के डिजिटल। हाथ में एक वो है डिजिटल मीडिया है। लेकिन इसके कारण एक अराजकता जैसी स्थिति बन रही है। जी। मर्यादा, चाहे वो भाषा की मर्यादा हो, चाहे विषयों की मर्यादा हो, लेकिन उसकी एक संवेदनशीलता होना चाहिए। दूसरा, पत्रकारिता को ये कहा जाता है कि ये लूले की लाठी है। जी, लूले की लाठी, ये शब्द ध्यान रखिएगा दर्शकों का। गूंगे की वाणी क्या? और जो नेत्रहीन होता है उसका भी सहारा है जी। तो जो समाज में सब लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज पत्रकारिता से उठाना है। और इसीलिए सामाजिक सरोकार पत्रकारिता की पहली शर्त है। और यदि सामाजिक सरोकार से पत्रकारिता दूर है तो व्यर्थ है, निरर्थक है, सभी मूल्य खत्म हो जाएगा। इसलिए अब जब नए दृष्टि से हमारे यहाँ 2 बार प्रेस आयोग बने भारत में। जी, जी। पहला प्रेस आयोग बना तो उसके बाद क्या हुआ कि पत्रकारिता में जो लोग काम कर रहे थे उनके काम की शर्त है, उनके वेतन भत्ते, इनका निर्धारण लोग, उसके कारण प्रेस काउंसिल अस्तित्व में आई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन यदि प्रेस काउंसिल की बहुत अच्छी संस्था नहीं थी, हाँ। वो नख दंत भेद बस है, उसको कोई वैसे बड़े भारी अधिकार नहीं, जिंदा करते, मतलब क्या? मतलब उसके हाथ में पावर ही नहीं, सब शक्ति नहीं थी कानून। बस उसे ये कह दिया कि आप इसको, हमने जो आपके खिलाफ फैसला दिया आप इसको अपने अखबार में छाप दो। इससे अब तो लोग छापते भी नहीं, उसको नोटिस ही नहीं देते। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बजाय अब नए संदर्भ में उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों आ गए, सोशल मीडिया से। तो अब एक नया आयोग बनना चाहिए, वो आयोग बने मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया, मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसको कुछ कानूनी अधिकार भी दे जाए, ये संरक्षण भी दे सके और दंडित भी कर सके जी। और इसको दोनों तरफ से हो। यदि कोई प्रताड़ित कर रहा है तो मीडिया को, तो वो उनको संरक्षण दे, बिल्कुल सही। और यदि मीडिया गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको भी दंडित करे, बिल्कुल सही। एक ताकतवर संस्था, जस्ट लाइक अ टीचर होना चाहिए जो सही गलत उसका फैसला कर सके, और जैसे उसमें जुडिशरी पावर भी होना चाहिए, वो दंड भी दे सके, तब लोग उसकी फिक्र करना शुरू करेंगे। मतलब पत्रकारिता में साम दंड भेद सब उठा के करा जाएगा तभी इसका शुद्धिकरण हो सकता है। शुद्धिकरण के लिए जरूरी, क्योंकि उसकी मान, मूल्य, मर्यादा। भाई आप प्राइम टाइम की भाषा देखते हैं? बिल्कुल सर, भाषा का तो उसमें क्या नहीं, उसमें विषय क्या रहना, क्या है, उससे किसी समाज के लोगों को ज्ञान मिलता है उस विषय का, वो कहाँ के एक्सपर्ट चले आते हैं, समाज के काम की नहीं है वो ऐसा होता है जैसे मुर्गे लड़ा रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से जो टॉक शो जो एक करा जाता है वो तो एक मुर्गे लड़ाना नहीं, बस उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, उसके पीछे गंभीरता नहीं झलकती। और जो तथाकथित उसमें एक्सपर्ट आते हैं उनका विशेषज्ञता से कुछ संबंध नहीं होता है जी, तो हल्ला करते हैं, हंगामे करते हैं, हंगामा करके निकल जाते हैं बस। और मीडिया की कमजोरी है ये कि हम, हमारे लिए हंगामा महत्वपूर्ण हो गया है, गंभीरता महत्वपूर्ण नहीं रही है। श्री राम तांबे के समय एक चीज हो गई थी, खींचो ना तलवार, क्या था वो सर? वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबले हो तो अखबार निकालो। क्या बात है सर। लेकिन आजकल जो हो गया है वो दूसरा है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, अपने जिगर का दर्द हमें खुद पता नहीं। सर एक बार मैं दर्शकों के सामने बोला दूंगी, फिर से एक बार रिपीट कीजिए सर आप। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, अपने जिगर का दर्द हमें खुद पता नहीं जी। एक अजीब तरह का ये माहौल बन रहा है। वैसे तो पूरे समाज में बहुत अजीब, मतलब राजनीति है तो उसका कुछ और छोर समझ में नहीं आता है, उद्देश्य तो किसी समझ में आते ही नहीं है, लक्ष्य किसी के सामने नहीं है, चल रहा है जी। और हमारे एक जमाने में जो नेता होते थे वो प्रेरणा के स्रोत होते थे, उनकी भाषा, उनका विषय उठाने का ढंग, यदि लोगों का ध्यान हो, लोहिया जी जब पहली बार लोकसभा में चुन के पहुंचे थे, उन्होंने विषय उठाया, क्या बहस उठाई थी वहाँ लोकसभा में, 3 आना बनाम 15 आना।
और बहुत बहस ये थी कि भारतीयों की औसत आमदनी 3 आना रोज है और प्रधानमंत्री के कुत्ते में 15 आना खर्च होते हैं। जी। किशन पटनायक जी। उन्होंने बहस उठाई थी, कुपोषण बनाम अपोषण। कुपोषण बनाम अपोषण। जब उन्होंने कहा कि अपोषण से मौतें हुई तो सरकार ने अपोषण से नहीं कुपोषण से हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई कुपोषण तभी होता है जब अपोषण होता है, कि हमें ठीक से भरपेट खाने नहीं मिलेगा, एक अच्छे ढंग का भोजन, तो कुपोषण होगा। हमारे यहाँ तो ये आदिकाल से चला आ रहा है। सर अब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि मतलब दर्शकों के सामने मेरे युवा वर्ग जो है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, उन्हें शॉर्ट एंड स्वीट में क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो पत्रकारिता आपकी कोड ऑफ एथिक्स के साथ सच और निर्भीकता से कर सके? सर पत्रकारिता में जो लोग हमारे युवा वर्ग काम कर रहा है या जो अभी अध्ययन करके इसमें आने वाला है, उन्हें ये देखना चाहिए कि वो एक बड़ी भीड़ है पत्रकारों की। एक जमाने में 100 आदमी भोपाल में 100-150 पत्रकार को मिलाकर होते थे, आज 2000, 1500-2000 पत्रकार होंगे। इस भीड़ में उन्हें अलग दिखना चाहिए, उन्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, भीड़ का से अलग होना चाहिए। इसके लिए उनका अध्ययन बढ़ा होना चाहिए, अध्ययनशीलता बढ़ना चाहिए, उन्हें समाज के साथ नजदीकी नाता जोड़ना चाहिए। और हर समाज में गणेश के पिता की बहुत अच्छी बात है कि पत्रकार को लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो लिख रहे हैं उसके पीछे प्रमाण क्या है और उसका परिणाम क्या निकलेगा। मतलब आप जो लिखे प्रमाण आपके पास है, मतलब आपको केवल सत्य ही लिखना है, प्रमाणिक चीज लिखना है, लेकिन लिखते समय ये भी ध्यान रखना इसका परिणाम क्या होगा। आप ऐसा सत्य लिखने भी आगे दंगे फसाद हो जाए, वो भी गलत है। मक्खनलाल जी बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे कलम की कीमत लगेगी, बार बार लगेगी, लेकिन जिस क्षण आपने वो कीमत स्वीकार कर ली उसके बाद आपकी कलम की कीमत नहीं रह जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। तो पत्रकार को ये देखना चाहिए कि वो इस भीड़ का हिस्सा न बने, भीड़ से अलग पहचाना जाए, वो एक उदाहरण पेश करे अपने काम से, और वो ऐसा उदाहरण जो दूसरों के लिए नजीर बने, उन्हें किया जा सकता है। और आज भी लोग कर रहे हैं। कुछ समय कोई भी हो, पूरी की पूरी जो वो समूह होता है, पूरी कौम होती है, वो सब खराब नहीं होते, सब अच्छे भी नहीं होते हैं। लेकिन जो अच्छे होते हैं वो पहचाने जाते हैं, और वही एक दृष्टि रहना चाहिए कि हमें अच्छे लोगों में गिना जाए। बिल्कुल सर, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गई। इसी तरह मैं कार्यक्रम को एंड करूंगी सर। एक शॉर्ट एंड स्वीट आपके साथ जो इंटरव्यू था मुझे काफी अच्छा लगा, और पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरीके से आपने जो नॉलेज दिया है कि सत्य होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, और जिस तरीके से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, हमें वैसा नहीं लेना, लेकिन भीड़ का एक अलग हिस्सा बन के अपना मुकाम बनाना है। दोस्तों, आज हमारी बात हुई है पद्मश्री विजेता श्रीधर जी से। आज आपने उनसे सीखा कि पत्रकारिता क्या है, लेकिन आपको युवा वर्ग को ये चीज ध्यान रखनी होगी, जब तक आप में मेहनत, लगन, सत्यनिष्ठा और कोड ऑफ एथिक्स यानी जो जर्नलिज्म की कोड ऑफ एथिक्स आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो पत्रकारिता का क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पे आपका संघर्ष है। भीड़ से अगर अलग दिखना है तो आपको सत्य की राह पे चलना पड़ेगा। इसी के साथ मैं रत्ना चौहान आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, और श्रीधर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।